गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 3 शुरू होता है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है द अकबरनामा। द अकबरनामा इज़ डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स। द फर्स्ट 2 बुक्स आर क्रॉनिकल्स एंड द थर्ड इज़ आइन अकबरी। तो अकबरनामा 3 किताबों में या 3 भागों में बटी हुई है। जो पहली 2 किताबें हैं या पहले जो बुक्स है वो क्रॉनिकल्स है, मतलब कालक्रम है या इतिवृत्त है। इसके अलावा जो तीसरी किताब है जिसका नाम है आइन अकबरी। द फर्स्ट वॉल्यूम स्टार्ट्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम आदम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ 30 ईयर्स। तो जो पहली वॉल्यूम है अकबरनामा की या पहली किताब है वो कहाँ से शुरू होती है? जो मैनकाइंड मानवता का इतिहास है वहाँ से, जिसमें मानवता की शुरुआत होती है आदम से लेकर जो अकबर के शासनकाल के जो 30 वर्ष है वहाँ तक का इतिहास फर्स्ट वॉल्यूम में लिखा गया है। The second volume closes in the 46th regnal year of अकबर। तो जो सेकंड बुक है उसमें अकबर के शासनकाल का के 46वें वर्ष तक का, अकबर के शासनकाल के जीवन के जो 46वें वर्ष था जो कि 1601 में उनके 46 ईयर पूरे हो गए थे, तो 46वें वर्ष तक यानी 1601 तक का इतिहास उसमें दर्ज है। The Akbarnama was written to provide detailed information of the political events of Akbar's reign। अकबरनामा अकबर के शासनकाल की जो राजनीतिक घटनाएं थी उनको डिटेल में, मतलब विस्तृत जानकारी देने के लिए लिखा गया था। The Akbarnama was written to provide a detailed description of Akbar's reign in the traditional sense of recording politically significant events across time, as well as in the more novel sense of giving a synchronic picture of all aspects of Akbar's empire, geographic, social, administrative and cultural without reference to chronology। तो अकबरनामा जो था तो वो क्यों लिखा गया था? अकबर के शासनकाल के जो भी राजनीतिक घटनाएं थे उनका डिटेल में जानकारी देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो अकबर के रेन द ट्रेडिशन ऑफ द रिकॉर्डिंग पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं घटी थी उनको दर्ज करने के लिए, इवेंट्स अक्रॉस द टाइम जो कि समय के साथ घटी थी, एज वेल एज इन द मोर नोवेल सेंस, मतलब साथ ही जो अधिक अभिनव तरीके से, ऑफ गिविंग ए सिंक्रोनिक पिक्चर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स एम्पायर। तो अकबर के साम्राज्य के विविध समकालीन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सारी घटनाओं को दर्ज करने के लिए, जैसे कि ज्योग्राफिक, अकबर के साम्राज्य के समय की भौगोलिक जो स्थिति उसके बारे में। इसके अलावा सोशल, सामाजिक जो भी घटनाएं घटी या स्थिति थी उसके बारे में उन्होंने लिखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल, इसके अलावा प्रशासनिक और सांस्कृतिक जो भी इवेंट्स या घटनाएं थी उनका उल्लेख किया गया है। विदाउट रेफरेंस टू क्रोनोलॉजी, मतलब बिना किसी कालक्रम का उल्लेख किए इन सब बातों का वर्णन अकबरनामा में किया गया। इन द आइन अकबरी द मुगल एम्पायर इज प्रेजेंटेड एज having a diverse population consisting of Hindus, Jainas, Buddhists and Muslims and a composite culture। तो आइन अकबरी में मुग़ल एम्पायर में ये इस बात की इस बात की प्रस्तुति की गई है कि मुग़ल एम्पायर के अंदर बहुत सारी जनसंख्या थी जो कि अलग अलग धर्मों को मानने वाली और मिश्रित संस्कृति को मानने वाली थी, जिनमें हिंदू भी थे, जैन भी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी थे और मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी थे। अबुल फजल रोट इन ए लैंग्वेज दैट वाज ऑर्नेट। अबुल फजल ने एक ऐसी भाषा में लिखा जो बहुत ज़्यादा अलंकृत थी।
एंड विच अटैच्ड इम्पोर्टेंस टू डिक्शन एंड रिदम, जिसमें कि बोलने का ढंग और लय को बड़ा महत्व दिया जाता था। एज टेक्स्ट्स वर ऑफन रीड अलाउड, जैसे कि जो उसके जो पाठ होते हैं उनको अक्सर ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था। दिस इंडो पर्शियन स्टाइल वाज पेट्रोनाइज्ड एट कोर्ट एंड देर वर ए लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स हु वांटेड टू राइट लाइक अबुल फजल। इस भारतीय या फारसी शैली को अकबर के दरबार में बड़ा संरक्षण मिला था और मुग़लों के दरबार में भी मिला था। और मुग़ल दरबार में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि वो भी अबुल फजल की तरह ही लिखे या उसकी तरह ही लिखना जानना चाहते थे, लिखना चाहते थे। नेक्स्ट टॉपिक, द बादशाहनामा। बादशाहनामा, ए पुपिल ऑफ अबुल फजल अब्दुल हमीद लाहौरी इज़ नोन एज द ऑथर ऑफ बादशाहनामा। तो अबुल फजल का एक शिष्य था जिसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी, उसको बादशाहनामा का लेखक माना जाता है। एम्परर शाहजहां हियरिंग ऑफ हिज टैलेंट्स कमीशन हिम टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रेन मॉडल्ड ऑन द अकबरनामा। तो बादशाह शाहजहां ने उसके टैलेंट के बारे में सुना, उसकी योग्यता के बारे में सुनकर उसको अपने शासनकाल के बारे में लिखने के लिए उसको नियुक्त कर दिया, जैसे कि जो कि मॉडल मतलब जिस पर जो कि अकबरनामा के नमूने की तरह ही होगा, मतलब अकबरनामा का नमूना ही होना चाहिए कि जैसे अकबरनामा बुक लिखी गई है उसी तरह ये बादशाहनामा किताब लिखी जानी चाहिए। तो इसका ऑर्डर दिया उसने किसको, अब्दुल हमीद लाहौरी को, शाहजहां ने। द बादशाहनामा इज़ द ऑफिशियल हिस्ट्री इन 3 वॉल्यूम्स मीन्स दफ्तर ऑफ 10 लूनर ईयर्स ईच। बादशाहनामा में बादशाहनामा जो लिखा गया है वो सरकारी इतिहास है जो कि 3 जिल्दों में लिखा गया है या 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया है, जो कि हर जिल्द या हर वॉल्यूम 10 चंद्र वर्ष का ब्यौरा देती है शाहजहां के शासनकाल का। अब्दुल हमीद लाहौरी रोड द फर्स्ट एंड सेकंड दफ्तर्स कंप्राइजिंग द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ द एम्परर्स रूल 1627 to 1647। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पहला और दूसरा दफ्तर लिखा था, यानी पहली और दूसरी जिल्दें उसने लिखी थी, जिसमें कि उसने शाहजहां के शासनकाल के 2 डिकेड्स मतलब 20 सालों का ब्यौरा उसने दर्ज किया है, जो कि 1627 से 1647 तक का समय था या शासनकाल था शाहजहां का। वो सारी घटनाएं उसने बादशाहनामा में दर्ज की है। शादुल्ला खान शाहजहां's वज़ीर लेटर रिवाइज्ड दीज वॉल्यूम्स। अब शाहजहां का जो वज़ीर था जिनका नाम था सादुल्ला खां, उसने बाद में इन जिल्दों में कुछ सुधार किया था, कुछ कमी थी उसका सुधारा था। द हिस्टोरियन वारिस क्रॉनिकल्ड 3rd डिकेड्स। फिर दूसरा इतिहासकार था एक वारिस, इतिहासकार का नाम था वारिस, जिसने शाहजहां के इतिहास का जो 3रा डिकेड था, शाहजहां के शासनकाल का 3रा डिकेड था, उसका इतिहास लिखा था। तो तीसरी जिल्द इतिहासकार वारिस ने लिखी थी। तो पहली और दूसरी जिल्दें या फर्स्ट और सेकंड जो बुक्स थी वो लिखी थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने, और तीसरी जिल्द लिखी थी वारिस ने, इतिहासकार था जो। तो उसने शाहजहां के शासनकाल का 3rd डिकेड का या जो 21 साल से 30 साल तक का जो शासनकाल था उसके बारे में उसने 3rd बुक में लिखा है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स बिगेन टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री एंड टू क्रिएट एन आर्काइव of knowledge about the subcontinent to help them better understand the people and the cultures of empires they sought to rule। तो ब्रिटिश प्रशासक भी ये चाहते थे कि वो भी भारतीय इतिहास का अध्ययन करे और उसके आधार पर ही वो एक अभिलेखागार या आर्काइव बनाने के इच्छुक थे, ठीक है, जिसमें कि वो सब कॉन्टिनेंट से जितने भी ज्ञान उनको मिल सके वो इकट्ठा कर सके, जिससे क्या करने के लिए, टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड द पीपल, ताकि वो यहाँ के लोगों को और ज़्यादा ढंग से अच्छे ढंग से
समझ सके। एंड द कल्चर्स ऑफ द एम्पायर दे सॉट टू रूल, मतलब जिस साम्राज्य के ऊपर वो राज करना चाहते थे या जिस देश के ऊपर वो राज करना चाहते थे, उस देश के लोगों का जीवन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनको और किस तरह से और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्होंने आर्काइव्स बनाने की सोची, ताकि वो जिन पर रूल कर रहे हैं उन पर आसानी से रूल कर सके, उनकी बातों को अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ब्रिटिश प्रशासक और भारतीय इतिहास का अध्ययन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर शोड इंटरेस्ट टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री। तो ब्रिटिश प्रशासकों ने भारतीय इतिहास को समझने में या उसका अध्ययन करने में बहुत रुचि दिखाई थी। दे वांटेड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब कॉन्टिनेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पीपल एंड देयर कल्चर्स। तो वो चाहते थे कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो भी कल्चर है और जो भी लोग हैं उनके बारे में वो समझ सके, उनकी जानकारी हासिल कर सके, और ताकि यहाँ के लोगों की जो संस्कृति है, कल्चर है, उनके बारे में वो जान सके। सो दे कुड रूल अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार वो आगे यहाँ पर शासन कर सके, इसलिए उन्होंने ऐसा इंटरेस्ट दिखाया था। सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 एंड took the task of editing, printing and translation of many Indian manuscripts। तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और उसने एक कार्य किया था एडिटिंग का, संपादन करने का, और साथ ही साथ प्रिंटिंग यानी प्रकाशन करने का। किनका? जो कि बहुत सारी जो इंडियन मनुस्क्रिप्ट्स या भारतीय जो पांडुलिपियाँ थी उनका दूसरी भाषा में या अपनी भाषा में, इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन करने का। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पब्लिश्ड एंड एडिटेड द वर्जन्स ऑफ अकबरनामा एंड द बादशाहनामा इन 19th सेंचुरी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि विलियम जोन्स ने स्थापित की थी, उसने बाद में अकबरनामा और बादशाहनामा के जो अंग्रेजी संस्करण थे उनका प्रकाशन किया था 19वीं सदी में। द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अकबरनामा वाज पब्लिश्ड बाय हेनरी बेवरिज। अकबरनामा का अंग्रेजी संस्करण हेनरी बेवरिज के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बट द बादशाहनामा हैज़ नॉट बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश कम्प्लीटली टिल डेट। लेकिन बादशाहनामा का अंग्रेजी में पूरी तरह अनुवाद आज तक भी नहीं किया जा सका है। नेक्स्ट टॉपिक है द आइडियल किंगडम, एक आदर्श राज्य। ए डिवाइन लाइट नोशन अबाउट किंगशिप, एक देवीय प्रकाश और शासन के बारे में विचार या विचारधारा। कोर्ट क्रॉनिकलर्स नरेटेड दैट ऑफ द मंगोल क्वीन अलांकुआ हु वाज impregnated by a ray of sunshine while resting in her tent। तो दरबारी इतिहासकारों ने एक बात का वर्णन किया है कि एक मंगोल रानी थी अलानकुआ, जो कि जब अपने शिविर में या टेंट में वो रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी, तभी वह सूर्य की किरणों से गर्भवती हो गई थी। द ऑफस्प्रिंग शी बोर कैरिड दिस डिवाइन लाइट एंड पास्ड इट ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फिर उसकी जो सनलाइट की वजह से या सनशाइन की वजह से जो जन्म लेने वाली संतान हुई, तो उसमें एक डिवाइन या देवीय प्रकाश देखने को मिला, जिसने आगे भी अपनी पीढ़ियों को, मतलब जनरेशन टू जनरेशन, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी वो देवीय प्रकाश को आगे बढ़ाया। तो उसके मतलब होने वाली संतान भी देवीय प्रकाश वाली होने लगी, ऐसा दरबारी इतिहासकारों ने कहा या उन्होंने वर्णन किया। अबुल फजल प्लेस्ड मुगल किंगशिप as the highest station in the hierarchy of objects receiving lights emanating from God, यानी फर ए इज़ादी। अबुल फजल ने मुग़ल शासन को जो पदानुक्रम है, जो हायरार्की है, उसमें सबसे ऊपर या सबसे ऊंचा दर्जा दिया है, क्योंकि वह
ईश्वर के प्रकाश से निकलने वाले ईश्वर से निकलने वाले प्रकाश को ग्रहण करने में सबसे पहले होता है। अबुल फजल वाज इंस्पायर्ड बाय ए फेमस ईरानियन सूफ़ी। अबुल फजल एक प्रसिद्ध ईरानी सूफ़ी जिनका नाम था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, उनसे बड़े प्रेरित थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी से। हु फर्स्ट डेवलप्ड दिस आइडिया, जिन्होंने इस विचार को सबसे पहले विकसित किया था, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, इस विचार के अनुसार, देर वाज ए हायरार्की इन विच द डिवाइन लाइट वाज ट्रांसमिटेड टू किंग्स। तो इसमें मतलब एक ऐसा विचार है जिसमें कि एक पदानुक्रम में जो देवीय प्रकाश है वो सबसे पहले राजा के ऊपर ट्रांसमिट होता है या संप्रेषित होता है या होता था। हु देन बिकेम द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट। बाद में वह राजा अपनी प्रजा के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था या बन गया था। पेंटिंग्स दैट accompanied the narratives of the chronicles transmitted these ideas in a way that left a lasting impression on the mind of viewers। अब उस समय जो भी पेंटिंग्स या चित्र उस समय बनाए गए थे तो उनके विवरणों में और इसके अलावा जो क्रॉनिकल्स थे और जो उन्होंने इतिहास लिखे या इतिवृत्त लिखे, उनसे भी ये विचार संप्रेषित हुए कि जो राजा है वो देवीय प्रकाश से युक्त है और इससे जो भी उस चित्र को देखता था उनके मन मस्तिष्क में राजा के प्रति स्थायी प्रभाव हमेशा पड़ता था और वो एक तरह से राजा को ईश्वर का प्रतिबिंब मानने लगते थे। मुगल आर्टिस्ट फ्रॉम द 17th century onwards began to portray emperors wearing the halo, which they saw on the European paintings of Christ and the Virgin Mary to symbolize the light of God। तो मुग़ल कलाकारों ने 17वीं सदी से ही मुग़ल बादशाहों के चित्र इस तरह से बनाने शुरू कर दिए कि उनके जो चित्र होता था उनके पीछे एक हालो यानी प्रभा मंडल होता था। जैसे ईश्वर के चित्र के पीछे एक गोल सा वाइट कलर का के सूर्य के रोशनी की तरह के हालो या प्रभा मंडल होता है, उसी तरह उन्होंने मुग़ल बादशाहों के चित्र भी इस तरह बनाने लग गए जिनके चित्र के पीछे एक प्रभा मंडल जैसा या जैसे देवीय प्रकाश की तरह दिखने लगता था। तो ऐसे चित्र वो बनाने लग गए जैसे चित्र उन्होंने कभी यूरोपियन पेंटिंग्स में, यूरोप के पेंटिंग्स में जैसे जीसस क्राइस्ट के या ईसा मसीह के चित्र में या फिर वर्जिन मैरी के चित्र में उन देखा था ऐसा। तो ऐसा वो लाइट ऑफ गॉड यानी ईश्वर का प्रकाश को प्रतीक के रूप में दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। नेक्स्ट टॉपिक, किंगशिप इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक राजत्व या शासन का एक सामाजिक अनुबंध। शासन जो है एक सामाजिक अनुबंध है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अबुल फजल डिफाइंड सॉवरेंटी एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है। द एम्परर प्रोटेक्टेड द 4 एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। तो जो बादशाह या राजा होता है वो अपनी प्रजा के 4 एसेंस या 4 सत्वों की रक्षा करता है। वो क्या क्या है? नेमली लाइफ, सबसे पहले है लाइफ यानी जीवन या जन। दूसरा है प्रॉपर्टी, संपत्ति या माल। तीसरा ऑनर, सम्मान या नामस। एंड चौथा है फेथ या विश्वास या भरोसा, जिसको दीन भी कहा जाएगा। एंड इन रिटर्न डिमांड्स ओबीडियंस एंड ए शेयर ऑफ रिसोर्सेज। और बदले में राजा उनसे क्या मांग करता है कि प्रजा आज्ञाकारी हो, मतलब राजा की आज्ञा माने, और साथ ही जो उनके पास जो संसाधन है प्रजा के पास वो उन संसाधनों का कुछ शेयर राजा को टैक्स के रूप में दे। ओनली जस्ट सोवरेन्स वर थॉट टू बी एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट विद पावर एंड डिवाइन गाइडेंस। मतलब केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही ऐसा सोचने में समर्थ होते हैं जो कि सम्मान और अनुबंध का शक्ति के साथ
और मार्गदर्शन के साथ लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और एक देवीय मार्गदर्शन भी करते हैं। ए नंबर ऑफ सिंबल्स were created for visual representation of the idea of justice that came to stand for highest virtue of मुगल मोनार्की। तो एक नंबर ऑफ बहुत सारे प्रतीक ऐसे थे जो कि बनाए गए थे किसके लिए, जो न्याय का विचार था, आइडिया ऑफ जस्टिस था, उसकी प्रस्तुति के लिए या रिप्रेजेंटेशन के लिए। दैट केम टू स्टैंड फॉर हाईएस्ट वर्च्यू, जो कि एक सर्वोत्तम सद्गुण जो था मुगल मोनार्की का या जो मुगल राजतंत्र उसके बारे में। वन ऑफ द फेवरेट सिंबल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट वाज द मोटिफ ऑफ द लॉयन। तो जो सबसे पसंदीदा प्रतीक जो था, जो कि आर्टिस्ट ने चुना, वो था शेर का रूपांकन। शेर का एक उन्होंने चित्र सबसे फेवरेट उनका था। एंड द लैम, शेर एंड लैम, शेर के साथ एक मेमना या बकरी जो था, और काव या हो सकता है गाय भी, पीसफुली नेस्लिंग नेस्ट टू ईच अदर, जिसमें कि दोनों शांतिपूर्वक एक दूसरे के पास सटकर या चिपक कर बैठे हुए हैं, और मतलब बड़ी मित्रता के साथ दोनों आपस में बैठे हुए हैं और दोनों में आपस में कोई झगड़ा नहीं और कोई डर भी नहीं। दिस वाज मेंट टू सिग्निफाई ए रियल्म वेयर बोथ द स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो इस चित्र का बनाने का या रूपांक जो मोटिव का बनाने का मुख्य कारण यही था कि यह मुगल जो एम्पायर जो था वो ऐसा एरिया था जहाँ पर मजबूत और कमज़ोर दोनों लोग या दोनों प्रकार के लोग साथ साथ मिलकर रहते थे, वहाँ किसी का कोई डर नहीं था। कोर्ट सीन्स फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड बादशाहनामा प्लेस सच मोटिव्स इन ए निच डायरेक्टली बिलो द एम्परर्स थ्रोन। तो दरबारी जो सीन थे या दरबारी दृश्य थे, उनमें ऐसे इलस्ट्रेटेड चित्र जो सचित्र थे इस तरह के बादशाहनामा जैसे कि उसमें किया गया है। इसका रूपांकन इन नीचे, मतलब एक आला होता है जिसके ठीक नीचे, किसके नीचे, एम्परर्स थ्रोन, राजा के जो सिंहासन होता है उसके एकदम ठीक नीचे इस तरह का रूपांकन हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें दरबारी दृश्यों में हम जब देखते हैं तो इस तरह के रूपांकन हमें राजा के जो सिंहासन या राजा का सिंहासन होता है ना उसके नीचे हमें देखने को मिलता है। मुगल क्रॉनिकल्स प्रेजेंट द एम्पायर एज कंप्राइजिंग मैनी डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो मुगल क्रॉनिकल्स में मतलब बहुत सारे ऐसे भारत जो नृजातीय और धार्मिक समुदाय थे, उन सब के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे कि हिंदूस, जैनास, जोरास्ट्रियन एंड मुस्लिम। तो हिंदू, मुस्लिम, जैन, जोरास्ट्रियन यानी जरथुस्त्र, ये सब अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बारे में उन्होंने अपने क्रॉनिकल्स में लिखा है। As the source of all peace and stability, the emperor stood above all religious and ethnic groups. तो एक सोर्स के रूप में यानी स्रोत के रूप में ऑफ ऑल पीस, मतलब हर प्रकार की शांति के लिए या सब प्रकार की शांति के लिए और स्थिरता के लिए जो बादशाह होता था वो सब धार्मिक और नरजातीय समूह से ऊपर होता था। medicated among them and ensured that justice and peace provided। इसके अलावा वह इन सब के बीच में मध्यस्थता भी करता था और यह सुनिश्चित करता था कि सबके साथ न्याय हो और हर जगह शांति बनी रहे। नेक्स्ट टॉपिक, ए यूनिफाइंग फोर्स द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल, मतलब एक एकीकरण का स्रोत और एक सुलह कुल की नीति। अबुल फजल डिस्क्राइब्स द आइडियल ऑफ सुलह कुल यानी एब्सोल्यूट पीस एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल। तो अबुल फजल ने सुलह कुल को, यानी सुलह कुल का मतलब है पूर्ण शांति, तो
तो अबुल फजल ने सुल्ह कुल को मुग़ल शासन की प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना है। ठीक है, अबुल फजल ने सुल्ह कुल के आदर्शों को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना है या उसके बारे में वर्णन करता है। इन सुल्ह कुल ऑल रिलीजियस एंड स्कूल्स ऑफ थॉट्स had freedom of expression but on condition that they did not undermine the authority of the state or fight among themselves। सुलह कुल में सभी धर्म और अलग अलग विचारों को मानने वाले या मतों को मानने वालों को ये आज़ादी है कि वो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके, बट वन कंडीशन, लेकिन उनके साथ एक शर्त भी है कि दे डिड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब वो राज्य की सत्ता को अंडरमाइन नहीं करेंगे, मतलब उनको चोट नहीं पहुंचाएंगे या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, और फाइट अमंग देमसेल्फ, या फिर आपस में भी नहीं लड़ेंगे। द आइडियल ऑफ सुलह कुल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज़। तो सुलह कुल के जो आदर्श थे वो राज्य की नीतियों द्वारा लागू किए जाने थे। द नोबिलिटी अंडर द मुगल्स वाज ए कंपोजिट वन कंप्राइजिंग ईरानीज, तुरानीज, अफगान्स, राजपूत्स एंड डेक्कनीज। तो जो मुग़ल दरबार के अंदर जो भी नोबिलिटी थे वो अलग अलग मिश्रित किस्म के या अलग अलग वर्गों के लोग थे, जिसमें ईरानी भी थे, तुरानी थे, अफ़गान भी थे, राजपूत भी थे और डेक्कनीज भी थे, मतलब दक्कन भारत के दक्कन जो साउथ इंडिया में आता है वहाँ के भी थे। ऑल ऑफ वोम वर गिवन पोजीशन एंड अवार्ड्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस एंड लॉयल्टी टू किंग। इन सभी जो नोबिलिटी या अभिजात वर्ग थे, इन सबको उनकी पोजीशन या जो पद था और उनके पद के आधार पर उनको स्थान दिया गया था, और उनको जो अवार्ड थे वो भी पूरी तरह उनकी सेवा और निष्ठा के आधार पर दिया जाता था, जो कि राजा द्वारा उसका मुआयना करके दिया जाता था। अकबर अबोलिश्ड द टैक्स ऑन पिलग्रिमेज इन 1563 एंड जिजिया इन 1564। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था वो 1563 में उसको ख़त्म कर दिया, एंड जिजिया इन 1564, और जजिया जो कर लगता था उसको 1564 में उस टैक्स को भी अकबर ने हटा दिया। एंड टू वर बेस्ड ऑन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, और ये दोनों जो टैक्स थे वो एक धार्मिक भेदभाव के आधार थे। ठीक है, दोनों टैक्स धार्मिक भेदभाव के आधार पर लिए जाते थे। तो अकबर ने धार्मिक भेदभाव को ख़त्म करने के लिए ये तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर इसको समाप्त कर दिया गया था। तो अकबर ने ये जो नॉन मुस्लिम्स से दोनों टैक्स लिए जाते थे वो दोनों टैक्स उसने ख़त्म कर दिए। इंस्ट्रक्शंस वर सेंट टू ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर टू फॉलो द प्रिसेप्ट ऑफ सुलह कुल इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब अकबर ने यह निर्देश अपने पूरे एम्पायर में, साम्राज्य में भेज दिया कि सभी लोगों को और प्रशासन में जो भी लोग हैं उन सबको सुलह कुल के इन आदर्शों को, इन नियमों को मानना पड़ेगा, इसका पालन करना पड़ेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा। ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो सभी मुगल बादशाहों ने, मतलब जो पूजा के स्थान थे उनके निर्माण के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके रखरखाव के लिए अनुदान दिए थे और उनको समर्थन भी दिया था। इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर, ग्रांट्स वर लेटर इश्यूड फॉर देयर रिपेयर्स। यहाँ तक कि जब कभी लड़ाई के दौरान किसी मंदिर को नुकसान पहुँची या वो नष्ट हो गया तो बाद में उसके रिपेयर के लिए, उसके मरम्मत के लिए ग्रांट्स या अनुदान भी जारी किया गया। एज वी नो फ्रॉम द रेंज ऑफ शाहजहां एंड औरंगज़ेब, जैसे कि हम शाहजहां और औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान जान पाते हैं, ऐसा हमें पता पड़ता है कि उन्होंने ऐसे जब मंदिर टूट गए थे तो उनको मरम्मत के लिए उन्होंने अनुदान भी दिया था। हाउएवर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लेटर, मतलब
लेटर यानी औरंगजेब, बाद में नाम आया तो औरंगजेब के बारे में ये। हाउएवर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लेटर द जिजिया वाज री इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नॉन मुस्लिम प्रजा पर, मतलब हिंदू, ईसाई या फिर बौद्ध, जैन और ये जितने भी धर्म थे जो नॉन मुस्लिम थे, उन पर जजिया कर दोबारा से लगा दिया गया, दोबारा से उन पर थोप दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल्स एंड द कोर्ट ऑफ द मुगल्स, मतलब मुगलों की राजधानियाँ और उनके दरबार। द मुगल कैपिटल, सबसे पहले मुगल कैपिटल, मुगलों की राजधानियाँ। द हार्ट ऑफ मुगल एम्पायर वाज इट्स कैपिटल, तो मुगलों की राजधानी उनका दिल होती थी, मुगल साम्राज्य का दिल मुगल राजधानी होती थी। द कैपिटल सिटीज़ ऑफ मुगल्स वर फ्रीक्वेंटली शिफ्टेड ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी, तो मुगलों की जो राजधानी थी वो 16वीं 17वीं सदी के दौरान अक्सर बदलती रही। व्हेन बाबर ब्रॉट द लोधी कैपिटल ऑफ आगरा द कोर्ट वाज चेंज्ड विद इन द 4 years ऑफ रूल इन द कैपिटल, मतलब जब बाबर ने लोधी कैपिटल को आगरा ले गया, दिल्ली से वो आगरा ले गया। द कोर्ट वाज चेंज विद इन द 4 years, मतलब 4 साल में ही दरबार बाबर ने अपने अनुसार चेंज कर लिया, ठीक है। द फोर्ट ऑफ आगरा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर ड्यूरिंग 1560s विद रेड स्टोन, तो आगरे का जो लाल किला है वह अकबर द्वारा बनाया गया था, जो कि 1560 के दशक में लाल पत्थर से बनाया गया था। इन द 1570s ही बिल्ट ए न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी, लेकिन अगले डिकेड में ही 1570 के दशक में ही उसने एक नई राजधानी बसा दी, मतलब आगरा से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी, वहाँ जाकर वो अपनी राजधानी बनाता है फतेहपुर सीकरी। तो आपको पता होगा ना बच्चों, ये फतेहपुर सीकरी क्यों ले जाता राजधानी, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को उनका पुत्र प्राप्ति होती है और उन्हीं के नाम पर वो अपने बेटे का नाम सलीम भी रखता है, जो बाद में जाकर जहांगीर के नाम से बादशाह बनता है, ठीक है। इसीलिए वो अपनी राजधानी भी फतेहपुर सीकरी ले जाता है उनके आशीर्वाद के कारण। ओके, इट वाज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड टू अजमेर वेयर द दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैड बिकम एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर। अब ये फतेहपुर सीकरी एक अजमेर जाने वाले सीधे मार्ग पर स्थित था, इस वजह से ताकि वो जो अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या गरीब नवाज जिसको बोला जाता है, वो आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा का केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है, द मुगल एम्परर्स शेयर्ड ए क्लोज रिलेशनशिप with the Sufis of Chishti Silsila. Akbar constructed a white marble tomb of Sheikh Salim Chishti near Friday Mosque at Sikri. तो मुग़ल बादशाह जो थे वो चिश्ती संप्रदाय के या चिश्ती या सूफ़ी जो सिलसिला के जो संत थे उनके साथ बड़े अच्छे संबंध थे उनके। तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई थी, टॉम्ब यानी मकबरा बनवाया था, वाइट कलर का सफ़ेद मार्बल से या संगमरमर से बना हुआ। कहाँ पे? नियर फ्राइडे मॉस्क, मतलब जो क्या बोलते हैं जुम्मा मस्जिद बोलते हैं उसको, जुम्मा मस्जिद के पास में शेख सलीम चिश्ती की सफ़ेद मार्बल से बनी, सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई एक मकबरा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। अकबर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलंद दरवाज़ा, जिसको आर्च्ड गेटवे भी कहते हैं, मतलब बुलंद दरवाज़ा एक आर्च्ड गेटवे था, टू रिमाइंड विजिटर्स ऑफ मुग़ल विक्ट्री इन गुजरात। अकबर ने गुजरात विजय को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको मतलब याद रखने के लिए फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ताकि वो
जो उसने गुजरात को जीता था कभी, तो उस गुजरात विजय को वो हमेशा याद रखे, इसीलिए उसने एक याद के तौर पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू लाहौर इन 1585 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट। बाद में अकबर उत्तर पश्चिमी भारत में, या जो उनके साम्राज्य का उत्तर पश्चिमी हिस्सा था, उसको अपने नियंत्रण में लाने के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर शिफ्ट कर लेता है, वहाँ स्थानांतरित कर देता 1585 में। अकबर मॉनिटर्ड इट क्लोजली फॉर 13 ईयर्स, और अकबर वहाँ लगभग 13 साल रहकर जो उत्तर पश्चिम से हमले होते थे उसको कंट्रोल करने में कामयाब रहा, और वह उसको बड़े ध्यान से या निकटता से उसने गहरी निगाह रख के 13 साल तक बड़ी चौकसी रखी। शाहजहाँ परस्यूड साउंड फिक्सल पॉलिसीज and accumulated enough money to indulge his passion for buildings। शाहजहाँ ने मतलब अपना जो फिस्कल पॉलिसीज़ थी, जो विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति थी, उसको आगे बढ़ाया। एंड एक्यूमुलेटेड एनफ मनी, और पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया, किस लिए? टू इंडल्ज हिज पैशन फॉर बिल्डिंग्स, अपने भवन निर्माण से संबंधित जो भी उनके शौक़ या जुनून था उसको पूरा करने के लिए। तो शाहजहाँ जो था भवन निर्माण का या अच्छी सुंदर इमारतें बनाने का बड़ा शौकीन था। बिल्डिंग एक्टिविटी इन मोनार्कियल कल्चर्स वाज द मोस्ट विजिबल एंड टेंजिबल साइंस ऑफ डायनेस्टिक पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज। तो इमारतों का निर्माण एक तरह से राजसी जो संस्कृति उसमें सबसे ज़्यादा स्पष्ट और ठोस प्रतीक था, जिसमें कि वो जो राजवंशीय सत्ता है, पावर है, धन है और प्रतिष्ठा, उसको दिखाने का। इन द केस ऑफ मुस्लिम रूलर्स इट वाज आल्सो कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ पिटी। तो मुस्लिम शासकों के मामले में ऐसा माना जाता है कि यह एक धर्मनिष्ठा का कार्य भी था। इन 1648 द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू शाहजहानाबाद। 1648 में शाहजहाँ ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद में शिफ्ट कर दी। इट वाज ए न्यू एडिशन टू द ओल्ड रेजिडेंशियल सिटी ऑफ दिल्ली विद रेड फोर्ट, द जामी मस्जिद एंड ए ट्री लाइंड एस्प्लेनेड विद बाजार्स, चांदनी चौक एंड स्पेशियस होम्स फॉर द नोबिलिटी। ओके, तो शाहजहाँ ने 1648 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद शिफ्ट कर दी। तो यह एक नया एडिशन था या एक नया नगर था पुरानी दिल्ली के साथ में अलग होकर, जो कि जो रेजिडेंशियल इलाका था पुरानी दिल्ली का उससे थोड़ा अलग था, जिसमें कि बड़ी सुंदर सुंदर इमारतें भी बनाई थी उसने, जैसे जिसमें लाल किला भी था, जामी मस्जिद था, और ये ट्री लैंड एप्लेनेड मतलब एक वृक्ष भी थी जिसमें लगातार एक लाइन में जो पेड़ों की कतारें थी वो थी। साथ में एक सुंदर सा बाज़ार जिसको चांदनी चौक के नाम से जानते हैं वो बनवाया था। एंड स्पेशियस होम, जिसमें बड़े बड़े घर भी थे, फॉर द नोबिलिटी, मतलब जो क्या कुलीन या जो अभिजात वर्ग के लोग रहते थे या दरबारी लोग वहाँ रहते थे। शाहजहाँ's न्यू सिटी वाज अप्रोप्रिएट टू ए मोर फॉर्मल विजन ऑफ ए ग्रांड मोनार्की। तो शाहजहाँ का जो नया शहर था वह राजतंत्र की जो ज़्यादा औपचारिक और भव्य कल्पना या भव्य राजतंत्र था उसके लिए सबसे उपयुक्त शहर माना जा सकता है। ठीक है, शाहजहाँ ने जैसा शहर बनाया वह एक भव्य राजतंत्र की कल्पना कर सकते हैं, ऐसा उसने बनवाया था। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट नंबर 4 में और 5 में करते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।